Good morning, students. In the previous lecture, we discussed the syllabus, paper pattern, and basic terms related to managerial economics. Managerial economics के रिलेशन में जो बेसिक टर्म्स होती है, मीनिंग, स्कोप, ये सब टॉपिक्स हमने डिस्कस किया है. आज के लेक्चर में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इस बारे में वो डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रिंसिपल्स इन मैनेजरियल डिसीजन एनालिसिस. प्रिंसिपल्स इन मैनेजरियल डिसीजन एनालिसिस ये हम डिस्कस करेंगे. अब जब भी डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो डिसीजन लेते समय किस प्रकार के कौन से प्रिंसिपल्स, कौन से जो फैक्टर्स है वो किसी मैनेजर ने ऑब्जर्व करना चाहिए, वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. प्रिंसिपल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की मीनिंग क्या होती है. अब सिंपली इसकी मीनिंग है कि जब भी कोई कमोडिटी मैन्युफैक्चर होती है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, तब प्रोड्यूस होते समय कुछ जो नेक्स्ट बेस्ट जो अल्टरनेटिव है वो हम सेक्रीफाई करते हैं और उसकी जो कॉस्ट होती है दैट कॉस्ट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एक हम इसको एग्जांपल से समझते हैं, वो काफ़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है, उस कंपनी में केवल एक ही लेबर अवेलेबल है, वो लेबर एक्सपर्ट है, वो लेबर का उपयोग या तो हम लैपटॉप बनाने के लिए कर सकते हैं या एसी बनाने के लिए कर सकते हैं. दोनों में से एक पे ही उसका इस्तेमाल हो सकता है, या तो लैपटॉप बनाने के लिए या तो एसी बनाने के लिए. अब अगर कंपनी ने ये सोचा कि लैपटॉप बनाने के लिए उस लेबर का इस्तेमाल हमको करना है, मतलब भाई एसी नहीं बना रहे, तो एसी बनाने के बाद, बेचने के बाद जो प्रॉफिट मिल सकता था वो प्रॉफिट अभी नहीं मिल रहा है. तो एसी बेचने के बाद जो प्रॉफिट मुझे मिल सकता था दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. उसी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो फॉर एग्जांपल कि एसी बेचने से हमें 3,000 रुपये प्रॉफिट मिल सकता था, लैपटॉप बेचने से मुझे 5,000 का प्रॉफिट मिल रहा है. तो ऑब्वियसली कंपनी ने कंपनी का जो लेबर है वो एसी पे उपयोग न करते हुए लैपटॉप पे उसका इस्तेमाल किया. तो लैपटॉप बेचने से जो मुझे 5,000 का प्रॉफिट हुआ, वो 5,000 का जो प्रॉफिट है उसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा कि 3,000 का जो हमारा प्रॉफिट था एसी बेचने के बाद जो हमें मिल सकता था दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वी फॉरगॉन. हमने क्या किया, उसको उस 3,000 का जो त्याग है उस प्रॉफिट का हमने कर दिया है. सो वो जो कॉस्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो हमें पहले कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज कम है. कंपनी के सामने हमेशा इस प्रकार की सिचुएशन आती है कि रिसोर्सेज का इस्तेमाल हमने कौन सी जगह पे करना चाहिए, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखी जाती है कि इस रिसोर्सेज को हम कहाँ पे एम्प्लॉय करें. तो ऑब्वियसली वहाँ पे एम्प्लॉय किया जाता है जहाँ पर हमको बेनिफिट ज़्यादा हो. जैसे एसी, और जैसे इस एग्जाम्पल में देखा कि एसी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लैपटॉप के लिए भी किया जा सकता है. तो लैपटॉप बेचने से हमें 5,000 का प्रॉफिट मिलता है, एसी बेचने से हमें 3,000 का प्रॉफिट होता है. लेबर एक ही है, या तो लैपटॉप बनेगा या तो एसी बनेगा. तो ऑब्वियसली उस लेबर का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, लैपटॉप बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, 5,000 प्रॉफिट हमें मिल रहा है, जो ज़्यादा है 3,000 से. तो ये जो 3,000 बेचने से, 3,000 एसी बेचने से जो हमें प्रॉफिट मिल सकता था 3,000 का, दिस 3,000 इज नथिंग बट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ये एक एग्जांपल हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. ऐसे और दूसरे भी एग्जांपल दिए जा सकते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति कोई बिल्डिंग का एक ओनर है, तो वो वहाँ पे खुद का बिजनेस भी कर सकता है या किसी को रेंट पे भी दे सकता है. तो अगर किसी को रेंट पे दिया तो फॉर एग्जांपल उसको 10,000 पर मंथ उसको रेंट मिल सकता था, लेकिन अभी वो सोच रहा है कि मैंने ये जगह पे खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए. तो खुद का बिजनेस उसने शुरू करने का डिसीजन जो लिया है, तो उस डिसीजन में, उस प्रॉफिट में जो उसने रेंट उसमें मिल सकता था, ये 10,000 रुपीज़ पर मंथ का, दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. वो उसने फॉरगॉन कर दिया, त्याग कर दिया जो वो कमा सकता था. दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट डेवॉट नाम के ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट ने उसको डेवलप किया, जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. तो बिजनेस में जब भी कोई डिसीजन लिए जाते हैं तो देखा जाता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कितनी मिस कर रहे हैं. तो वो भी कंपनी एक मेन कंसिडरेशन होता है कोई डिसीजन लेते समय कि हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी मिस कर रहे हैं. जैसे यहाँ पर हमने जो एग्जांपल अभी डिस्कस किया लैपटॉप और एसी के समय, तो लैपटॉप बनाने का डिसीजन इसलिए ले रहे हैं हम
क्योंकि इसमें 5000 हमें प्रॉफिट मिल रहा है एसी, मतलब ये बेचने से, और एसी बेचने से हमें कितना मिल रहा था, 3000। लैपटॉप लेबर एक ही है, या तो उसका इस्तेमाल हम लैपटॉप के लिए कर सकते हैं या एसी के लिए कर सकते हैं, दोनों में से एक जगह ही उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ऑब्वियसली लैपटॉप बेचने से मुझे 5000 का प्रॉफिट मिल रहा है, एसी बेचने से मुझे 3000 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो हमारा डिसीजन क्या होगा, लैपटॉप बनाने का, क्योंकि इसमें प्रॉफिट क्या मिल रहा है, मुझे ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि हम जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस कर रहे हैं वो कितनी मिस कर रहे हैं, 3000 रुपीज़। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, हमेशा कम होनी चाहिए। तो वो कॉस्ट किस प्रकार से हम कंट्रोल में करें, किस प्रकार से हम उसको कम करें, ये भी डिसीजन लिए जाते हैं क्योंकि जितनी कॉस्ट हमारी कम होगी उतना कंपनी का प्रॉफिट इनडायरेक्टली बढ़ेगा। और इस प्रकार से डिसीजन लिए जाते हैं कि रेवेन्यू बढ़े, सेल्स बढ़े। तो कंपनी का जो डिसीजन लिए जाते हैं उसका मेन फोकस यही होता है कि किस प्रकार से हम कॉस्ट को कम करें और रेवेन्यू या इनकम को इंक्रीज करें। देन प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टाइमिंग कि किसी कंपनी ने कब प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए या कब प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी चाहिए, कब एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, कब मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। तो ये जो डिसीजंस होते हैं टाइम पर्सपेक्टिव में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट उसको देखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सीजनल गुड्स बनाने वाली कोई कंपनी, जैसे रेनकोट बनाने वाली कोई कंपनी है, उसमें अगर उनको पता है कि मार्केट हमारा जुलाई से शुरू होता है, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी उनको उसके 4-5 महीने पहले से शुरू करना पड़ेगा। उसके पहले से उनको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, लेबर की पूरे अपॉइंटमेंट्स करनी पड़ेगी, उनको ट्रेनिंग देना है तो उसके पहले ही करना पड़ेगा, सो दैट वो जो प्रोडक्ट है ये जो सीज़न होता है जुलाई में उसके पहले तक मार्केट में पहुंच जाए। तो टाइम पर्सपेक्टिव जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज अगर जुलाई में मार्केट है और हमने जुलाई में उसका मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया, तो जब तक माल तैयार होगा तब तक तो सीजन निकल जाएगा। तो इस प्रकार से गलत टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, टाइमिंग करेक्ट होनी चाहिए। तो ये भी डिसीजंस लेते समय एक इम्पॉर्टेंट होता है टाइम पर्सपेक्टिव। देन डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल मतलब आज की जो मनी है उसकी फ्यूचर में वैल्यू कितनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल महंगाई की वजह से आज की जो मनी है उसकी फ्यूचर में वैल्यू कम होने वाली है। तो फॉर एग्जांपल 10% से अगर डिस्काउंटिंग है तो उतनी परसेंट से उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। आज के 100 रुपये की नोट फॉर एग्जांपल 1 साल के बाद उसकी वैल्यू आज के पर्सपेक्टिव में 90 रुपये हो जाएगी। तो जब भी हम कोई मशीन लेने का निर्णय लेते हैं तो 10 साल में जो भी उसका प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट को हम देखते हैं कि 10 साल के बाद इतने रुपए हमें मिलेंगे, लेकिन 10 साल के बाद उस रुपए की आज की वैल्यू कितनी है वो डिस्काउंटिंग से निकाली जाती है। और इस प्रकार से वो डिसीजन हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा ये देखा जाता है। तो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया होता है डिसीजन लेते समय, केवल क्योंकि अदरवाइज 100 रुपये अगर हम सोचते हैं आज के 100 रुपये और 5 साल के बाद 100 रुपये, दिखने के लिए फिगर सेम दिख रही है, लेकिन 100 रुपये की आज की वैल्यू और 100 रुपये की 5 साल के बाद की वैल्यू अगर आप कंपेयर करोगे तो 100 रुपये की 5 साल की जो वैल्यू है 5 साल के बाद की वैल्यू ये क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम इसके आधार पर डिसीजन जब लेते हैं तो उसका डिस्काउंटिंग करना पड़ता है कि ये 100 रुपये की 5 साल के बाद जो 100 रुपये हमें मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी है, उसी को कहते हैं डिस्काउंटिंग। और उसके आधार पर बहुत सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। देन ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल मतलब कंपनी के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी इनपुट है उसका ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए। ऑप्टिमम यूज़ होना चाहिए, बेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए ताकि वेस्टेज कम हो और खर्चा जो है कॉस्ट है वो कम हो सके। तो वो प्रिंसिपल ऑब्जर्व करते हैं कि कंपनी के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे कोई नॉलेज हो, उसका इस्तेमाल बेस्ट वे से होना चाहिए। और इस प्रकार से बेस्ट इस्तेमाल अगर वो कंपनी करती है तो ही कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में होते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी, जब भी कोई कंपनी डिसीजन लेती है तो डिसीजन लेते समय देखती है कि कंपनी को मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट कौन से कंडीशन में, कौन से डिसीजन से होने वाली है। तो प्रॉफिटेबिलिटी या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का जिसको हम कहते हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिट कंपनी को किस निर्णय से होगा ये एनालाइज करनी पड़ती है, कंपैरिजन करना पड़ता है। और वो सबसे एक मेन प्रिंसिपल्स में से एक है कि किस प्रकार से कंपनी को कौन से निर्णय लेने से मैक्सिमम बेनिफिट होगा। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजन एनालिसिस। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम कितनी मिस कर रहे हैं, मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट किस प्रकार से होगा और रेवेन्यू किस प्रकार से बढ़ेंगे। प्रिंसिपल ऑफ टाइम पर्सपेक्टिव, टाइम पर्सपेक्टिव
करेक्ट टाइमिंग पे डिसीजंस लिए जाने चाहिए। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल मतलब है क्या कि आज के जो मनी है उसकी फ्यूचर में कितनी वैल्यू होने वाली है, ये डिसीजन हमें फ्यूचर की जो इन्फ्लो होने वाला है उसकी आज की वैल्यू कितनी है, वो हमें डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल में देखना पड़ता है। ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट इस्तेमाल होना चाहिए, बेस्ट यूसेज होना चाहिए और मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी उस कंपनी को, उस बिजनेस को हो, इस प्रकार से निर्णय लिए जाते हैं।